हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ओईपी क्लासेस में। मैं निराला सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री कक्षा 10 का इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है और यूरोप में राष्ट्रवाद और सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? VVI राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता बनाकर रहता है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ हम समझ लेंगे एक भाषा में, एक शब्द में, कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, प्यार, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके मेजनी कौन था? क्वेश्चन नंबर 2, मेजनी कौन था? तो कहेंगे मेजनी इटली के सेनापति के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक था और साहित्यकार व्यक्ति था। क्या चीज है? मेजनी इटली के सेनापति के साथ साथ लोकतंत्र विचारधारा के समर्थक और साहित्यकार व्यक्ति था, जिसने इटली की एकता के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप के नाम से 2 संस्था बनाए। इटली का एकता करने के लिए यंग इटली नाम का संस्था बनाया 1831 ईस्वी में, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप के नाम से संस्था बनाए। कौन? मेजनी ने। तब मेजनी कहेंगे मेजनी कौन था? कहेंगे मेजनी इटली के सेनापति के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक और साहित्य व्यक्ति था, जिसने इटली की एकता एकीकरण करने के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप के नाम से 2 संस्था बनाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण मतलब जर्मनी देश को एक करने में क्या बाधा आया था? तो कहेंगे, लिखेंगे आंसर में, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण करने में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला क्या चीज है? पॉइंट के में लिखेंगे, जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे बड़ा ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया देश को मानता था। ऑस्ट्रिया जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे एवं बड़े बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे एवं बड़े बड़े राज्यों में क्या था? विभाजित था। यहाँ मेटरनिख, पॉइंट 3, यहाँ मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति था। यहाँ मेटरनिख का शासक था जो कि बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक थे। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना की क्या थी? कमी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 है, मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? तो कहेंगे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध के बाद, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध के बाद यूरोप में राजनीति का स्तर पर मेटरनिख का युग एक नए युग का सूचक था। मतलब एक नए युग का दिशा दिखाया, जिसे मेटरनिख का युग कहा जाता है। जिसे मेटरनिख का क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है। तो कहेंगे मेटरनिख का युग क्या है? तो कहेंगे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध के बाद यूरोप में राजनीतिक स्तर पर एक मेटरनिख का युद्ध एक नए युग का सूचक था। मतलब एक नए दिशा दिया, जिसे मेटरनिख का युग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या चाहिए? 1848 के VVI 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट एक, लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था। इन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को क्या बना दिया?
प्रधानमंत्री। कहेंगे ऑब्जेक्टिव पूछता है गीजो को प्रधानमंत्री किसने बनाया? लुई फिलिप्स ने। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। लुई फिलिप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लुई फिलिप के पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। लुई फिलिप्स के पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही विदेश नीति में सफल हासिल हो रहा था। मतलब लुई फिलिप्स को ना तो उनके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम था और ना ही उनके विदेश नीति में कोई सफल हासिल कर रहे थे। तीसरा पॉइंट, गीजो के शासनकाल में लोगों में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। गीजो भी बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था, निरंकुश शासक था, तो उनके शासनकाल में भी गीजो के शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। गीजो बहुत ही कट्टर और प्रतिक्रियावादी शासक था। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे गीजो बहुत ही कट्टर और प्रतिक्रियावादी शासक था। लेकिन इन सभी कारणों से 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इन सभी कारणों से क्या हुआ था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या चाहिए? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो कहेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुए? VVI है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसने जर्मनी के 300 छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर, जो पहले जर्मनी 300 छोटा छोटा राज्य में था, उसे 39 राज्य में की स्थापना किया। 300 छोटे छोटे राज्यों को 39 राज्य बना दिया और जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। जर्मनी में पहले राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? कमी था। उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया? जगाया और इसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा तैयार की। इसने पूरे इटली और जर्मनी के भौगोलिक नाम, जो पुराना नाम था, उसकी परिधि को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा तैयार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का कार्य या सहायक किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। VVI ऑब्जेक्टिव पूछता है गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए ऑब्जेक्टिव इसकी अगला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, चैप्टर इकाई 1 का सारा ऑब्जेक्टिव। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 7। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के निम्नलिखित कार्य थे। पहला क्या चाहिए? पहला पॉइंट, हमेशा पॉइंट में लिखने का प्रयास करना, क्योंकि पॉइंट में नंबर मिलता है। चलिए देखते हैं। गैरिबाल्डी ने अपने कार्यों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाया। अपना एक खुद का क्या बनाया? सेना बनाया। और इन्होंने इटली, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन्होंने इटली एवं नेपल्स पर आक्रमण कर वहां की जनता को अपने समर्थन में कर लिया। वहां की जनता को जब आक्रमण किया इटली एवं नेपल्स पर, तो वहां की जनता को अपने समर्थन में कर लिया। कौन? गैरिबाल्डी। यहाँ गणतंत्र की स्थापना किया। स्थापना किया और करके विक्टर इमैनुएल को सत्ता सौंप दिया। यहाँ गैरिबाल्डी ने गणतंत्र का स्थापना करके उसके बाद सत्ता किसको सौंप दिया? विक्टर इमैनुएल को सत्ता सौंप दिया। इन्होंने अपनी सारी सत्ता सौंपने के बाद अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, मतलब राष्ट्र को दे दिया। राष्ट्र को समर्पित कर दिया और किसान का जीवन जीने लगा। एक किसान का जीवन क्या करने लगा? जीने लगा। कौन? गैरिबाल्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या चाहिए? विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था, बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? VVI विलियम फर्स्ट लिखेंगे सर। विलियम फर्स्ट
राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। क्या विलियम फर्स्ट कैसा विचारधारा का व्यक्ति था? राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था। और इसके सुधारकों के कारण जर्मनी में इसके सुधारों के कारण जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। औद्योगिक क्रांति की क्या हो गई? हवा तेज हो गई, जिसके कारण विलियम फर्स्ट ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। एकीकरण करने के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। कौन? विलियम फर्स्ट। कहेगा विलियम फर्स्ट अपना चांसलर किसको नियुक्त किया? बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। अतः इसने रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति को क्या किया? अपनाया। अतः पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, जिसमें विलियम फर्स्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। कहेंगे क्वेश्चन कर रहा है विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो कहेंगे विलियम फर्स्ट राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति था और इसके सुधारों के कारण जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई, जिसके कारण विलियम फर्स्ट ने एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। और बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। अतः इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। अतः पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, जिसमें विलियम फर्स्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। चलिए देख लेते हैं उदारवाद क्या है। इतना जैसे करें उदारवाद है क्या? तो उदारवाद क्या है? तो कहेंगे उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, साहित्य की सहमति और कानून के समझ समानता पर आधारित होता है। उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक विचार है। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, साहित्य की सहमति और कानून के समझ समानता पर आधारित होता है। उसे उदारवाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 9 जर्मनी की एकता में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है उसका वर्णन करें। तो कहेंगे जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि जिस समय बिस्मार्क पर्सा का चांसलर नियुक्त हुआ उस समय जर्मनी 339 राज्यों में विभाजित था। जर्मनी उस समय 339 राज्य में क्या था? विभाजित था। उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाए। सबसे पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया से संधि किया और पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध। तो 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया तथा इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया को जर्मनी का राज वापस करना पड़ा। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का राज क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। कहेंगे जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो कहेंगे जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जिस समय बिस्मार्क पर्सा का चांसलर नियुक्त हुआ उस समय जर्मनी 339 राज्यों में विभाजित था। इन्होंने रक्त और नीति को अपनाया और अपनाने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया से संधि किया। उसके बाद पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में जिन्होंने ऑस्ट्रिया का बुरी तरीके से क्या हो गया? हार हो गया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया जर्मनी के राज्य को वापस लौटा दिया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मोस्ट VVI कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 इटली का एकीकरण करने में
इटली का एकीकरण करने में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बतावें। आंसर करेंगे, पहले लिखेंगे इटली का एकीकरण करने में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। पहला मेजनी के बारे में लिखेंगे, यह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति थे। कहेंगे यह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति थे और वह फ्रांस के राजक्रांति से बहुत प्रभावित थे। जो फ्रांस में राजक्रांति हुआ उससे क्या थे, बहुत प्रभावित थे और इटली के एकीकरण के समर्थक थे। इटली के एकीकरण के क्या थे, समर्थक थे, करने में समर्थन दिए। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का क्या किया, स्थापना किया। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। इसके बाद 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया, स्थापना किया। चलिए, और दूसरा लिखेंगे काउंट काबूर। या सर्डिनिया पिडमाउंट के प्रधानमंत्री थे। काउंट काबूर या सर्डिनिया पिडमाउंट के प्रधानमंत्री थे और एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रपति थे। क्या जी थे, पिडमाउंट का प्रधानमंत्री थे और एक सफल कूटनीतिक राष्ट्रपति थे। इटली को एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा, इन्होंने इटली को एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। कौन, काउंट काबूर इटली का एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को मानते थे, जिसे पराजित करने के बाद फ्रांस से हाथ मिला लिया। जिसे पराजित करने के लिए इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से क्या किया, हाथ मिला लिया। अंततः फ्रांस के सहयोग से काउंट काबूर के नेतृत्व में 1860 से 61 को रोम को छोड़कर उत्तरी एवं मध्य इटली को मिला लिया। क्या किया, मिला लिया। ये कुछ अगला देखते हैं, गैरिबाल्डी का योगदान। किसका योगदान, गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी पेशों से क्या थे, नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशों से नाविक थे और मेजनी की विचारधारा के समर्थक थे। मेजनी की विचारधारा के क्या थे, समर्थक थे। इसके बाद इसने अपने नेतृत्व में लाल कुर्ती दल नामक सेना का गठन किया। कौन सा कुर्ती है, लाल कुर्ती। ऑब्जेक्टिव पूछा, लाल कुर्ती नामक दल सेना का गठन किसने किया, गैरिबाल्डी ने गठन किया, जिसके सहयोग से इसने दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश से स्वतंत्र करा दिया और बिना संधि किए इटली का शासक विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। अंततः अपने सारी संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित कर दिया और किसान की भांति जीने लगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, कहेंगे वैसा वर्ग या वैसा समाज जिसमें सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। वैसा वर्ग या वैसा समाज जिसमें सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं या रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसमें दिया हुआ वैसा समाज जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, वैसा वर्ग जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।